नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ यूनिक बजाज, सरस्वती ज्योतिष विद्यापीठ संस्थान मोगा से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का डेमो है। ये वीडियो उसी के बारे में ही है। ये जो आप इसमें लोगो देख रहे हैं, खाकी किताब, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं। बुक्स का नाम खाकी किताब है और ये टोटल 4 पार्ट्स पे है और इसी के बिहाफ पे ही सारा जो आपको एस्ट्रोलॉजी का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस एस्ट्रोलॉजी को हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जितना भी बेस होता है वो पूरा का पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन सिर्फ इसको देखने का जो तरीका है वो एक वेस्टर्न है। तो आइए हम सभी शुरू करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वर्किंग विद द प्रिंसिपल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जितने भी इसमें प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ही हैं। ठीक है, तो आगे हम इसको देखते हैं कैसे कैसे है ये। नॉर्मली हम जब भी कोई चार्ट देखते हैं तो उसमें सूर्य चंद्रमा ऐसे करके लिखा होता है, या मतलब 1 2 3 4 राशि करके लिखा हुआ होता है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे सिंबल्स के साथ में लिखा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं सूर्य मेरे हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी, और उसका जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर सिंबल है राउंड लगा के इसके अंदर एक बिंदी है। इसी तरीके से मून का सिंबल है, मरकरी का है, ऐसे उन सारे सिंबल्स हैं। और उसके बाद में आप जॉडियक का सिंबल्स भी देख रहे हैं, 12 राशियों के सिंबल्स हैं। तो जब भी हम यहाँ पर चार्ट देखते हैं तो वो एक सिंबल्स के साथ में देखते हैं। तो जब भी आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तो सबसे पहले ये आपका एक बेसिक पॉइंट है कि आपको इसके बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नॉर्मली हम वैदिक चार्ट देखते हैं तो वो इस प्रकार का होता है जैसे ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग तरीके से डिस्प्ले होता है। मैंने आपको एक नॉर्मल वाला बताया है जिसमें ये लगन कुंडली है, जिसमें 9 नंबर लगन है और लगन के अंदर चंद्रमा है और ये 22 डिग्री का लगन दिखाया हुआ है। तो ऐसे उसके नीचे एक में चार्ट होता है जिसमें उसकी डिटेल होती है कि ये धनु राशि का लगन है, इसमें इतने डिग्री है और ये इस राशि में है, इस नक्षत्र में है, लाइक दिस। पूरा का पूरा आप सभी इसके बारे में अच्छे से नॉन है। नॉर्मली गलतियां कहाँ पे होती हैं, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। प्रत्येक भाव की कस्प की जो शुरुआत यानी कि डिग्री होती है, उसको बिना देखे ही सारे लोग उत्तर देने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं अभी आपको आगे डिटेल से बताता हूँ। एक ही भाव में 2 2 3 3 राशियाँ आ जाती हैं। ये बिल्कुल आपके लिए कुछ नया सा लग रहा होगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ग्रह की सही पोजीशन क्या है। नॉर्मली हमने ग्रह स्पष्ट देखा ही हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें गलतियाँ होती हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे को सिर्फ एक गोल कुंडली में ही पता चलती हैं। जैसे पुराने ज़माने में लंबी लंबी कुंडलियाँ गोल हमारे पास देखने के लिए आती थी बुज़ुर्गों वाली, लाइक दैट। अभी ये आप चार्ट देख रहे हो, इसमें वही 9 नंबर लगन है और 22 डिग्री का है। जैसे आप देख रहे हो लगन को राउंड शेप में घुमाया हुआ है, वो गोला से ब्लू घूम रहा है। ठीक है, और ये साथ में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का चार्ट है गोल वाला। सेम इसमें भी वही 9 नंबर लगन है और 22 डिग्री का है, आप देख रहे होगे। तो जहाँ पे ये चंद्रमा पड़े हुए हैं और ये हमारा फर्स्ट हाउस है, इसके नीचे सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ऐसे करके ये पूरा का पूरा चलता है। ठीक है, बिल्कुल एक घड़ी के तरीके से, जैसे हर 2 घंटे बाद एक राशि चेंज होती है, ऐसे ये लगन थोड़ा 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 एक एक डिग्री करके चलता रहता है और हमारे को पूरा डिस्प्ले होता है कि कितना हुआ। और चौरस वाली जो कुंडली होती है उसमें हमारे को ये चीज़ पता नहीं चलती। अगर 30 डिग्री तक वो उसमें खाली 9 ही लिखा आता है। तो इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने अभी आ जाएंगे धीरे धीरे। वैसे शायद आप कुछ लोग समझ भी गए होंगे। अगर 22 डिग्री का लगन है तो 22 डिग्री लगन का मतलब है कि 22 डिग्री 12वें घर में जा चुका है, यानी कि वो ख़त्म हो चुका है वो, और आगे सिर्फ उसको 8 डिग्री ही मिला है। और लगन का जो बाकी हिस्सा है उसको 10 नंबर राशि यानी कि मकर का मिला है। तो अब इस बंदे को मैक्सिमम पार्ट जो है वो मकर का मिला है 80%, और 20% लगन को 9 नंबर राशि का मिला है। इस तरीके से अपन देखेंगे तो अगर लगन चेंज हो रहा है तो बंदे की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूरे के पूरे उसमें चेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से आप चंद्रमा को भी देख रहे हो, वो भी आपको लगन में 25 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो वो चंद्रमा 2 डिग्री के होते तो वो मकर राशि के होते,
लेकिन भाव तो यहाँ पे पहला ही है। अब अगर उपाय हो रहा है तो वो धनु राशि के चंद्रमा का होगा या मकर राशि के चंद्रमा का, दोनों की चीज़ों में बड़ा अंतर आ जाएगा। ये चीज़ें हमारे को केवल गोल कुंडली से ही पता चलती हैं। बहुत सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं और वो इजीली नीचे डिग्री चार्ट को देख के भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मोर देन 90% नहीं कर पाते। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया। ये एरो वाला भी सेम ही है, क्योंकि जो लगन है वो 12वें घर में सारा का सारा चला गया हुआ है। देखो हमारी जो धरती है वो गोल नहीं है, पूरी हल्की सी अंडाकार है। ठीक है, तो एक भाव में आगे जाके क्या क्या होने वाला है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इसमें अच्छी चीज़ जो है, नक्षत्र को देखने में आसानी। नॉर्मली हम चौरस कुंडली के चार्ट में अलग से हमारे को नीचे चार्ट देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है। इसमें हमारे को क्लियरली पता चल रहा है। अभी जैसे यहाँ पे चंद्रमा आप देख रहे हो लगन में फर्स्ट हाउस में है, तो वो यहाँ पे क्लियर मेंशन हो रहा है कि वो शुक्र के नक्षत्र में है। नीचे 6वें हाउस में देखेंगे जुपिटर नज़र आ रहे हैं आपको। आई होप सो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एरो से करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये छठा हाउस है हमारा, जुपिटर है, और जो जुपिटर है वो भी नीचे यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे को ईजिली देखने में मिलता है गोल चार्ट में कि नक्षत्र कौन सा है और प्लैनेट कौन से नक्षत्र में पर्टिकुलर कौन सी राशि पर बैठा हुआ है। कुंडली को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बहुत आसान तरीका इस्तेमाल करते हैं, लैंडमार्क। लैंडमार्क यानी जिसको हम थर्ड हाउस बोलते हैं। तो हर कुंडली के जो लैंडमार्क होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इससे हमारे को लगन आइडेंटिफाई बहुत इजी से होता है। जैसे 1 नंबर राशि जो एरिस होती है, तो वो फायर एलिमेंट होता है, तो या किसी चीज़ की शुरुआत के बारे में उसको बोलते हैं। तो फायर एलिमेंट्स मतलब लाइक वो बिल्डर हो गया, ढाबे वाला हो गया, इंजीनियर हो गया, किसी चीज़ का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, या कोई ऑर्डर लेने वाला कोई बंदा हो गया, तो वो सारे लोग एरिस में आते हैं। अगर मान लो किसी बंदे का एरिस लगन है, तो थर्ड हाउस में उसके 3 नंबर राशि जाएगी। तो 3 नंबर राशि होती है वो मरकरी वाली। तो मरकरी में हो गया प्लेवे स्कूल, एटीएम मशीन, ट्यूशन सेंटर, पोस्टमैन, टीचर, बहुत सारी चीज़ें आप सभी को पता है जो हम मरकरी से लेते हैं। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कस्टमर को बोलते हैं कि आपके घर के पास ये चीज़ है जी। तो इससे लगन बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई होता है। और ये जो चीज़ है ये खाली जन्म कुंडली में नहीं, प्रश्न कुंडली में भी काम आती है। जो भी अभी ट्रांजिट में लगन चल रहा होगा, आप उसका जो थर्ड हाउस में होगा उसको वो बोलो कि आपके घर के पास ये चीज़ है, तो वो आपको जो लगन है वो आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी होता है। इसका भी एक कारण है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मान लो प्रश्न कुंडली लगी हुई है, आपके साथ 2 मित्र एक साथ मिलने के लिए आ गए हैं। प्रश्न किसी ने पूछना था, पूछ पहले किसी और ने लिया, तो उसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन से लगन वाली आत्मा जो है वो हमारे को बोल रही है। तो ऐसे छोटे छोटे और भी बड़े टिप्स होते हैं जिससे हम किसी लगन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके एक लैंडमार्क से। जितने भी हमारी एस्ट्रोलॉजी है वो पूरी की पूरी 5 एलिमेंट्स के ऊपर है, आप सभी को पता है। और जितनी भी दृष्टियाँ होती हैं जिसको हम ग्रह की दृष्टियाँ बोलते हैं, आस्पेक्ट्स यहाँ पे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है, तो वो सारी की जो सारी दृष्टियाँ हैं वो हमारी 5 एलिमेंट्स के हिसाब से ही होती हैं। 5 एलिमेंट्स के हिसाब से कैसे होती हैं, मान लो अगर पहला भाव और 5वां और 9वां है तो वो फायर एलिमेंट है, उसको ट्राइन बोलते हैं। ठीक है, और वो सारा का सारा फायर एलिमेंट है। और जो चौथा होता है वो यानी कि हमारा 4 नंबर राशि कैंसर होता है, वो वाटर एलिमेंट होता है। और एरिस के साथ में तो उसकी शत्रुता हो गई क्योंकि वो फायर और वाटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो पूरी दृष्टियाँ बनती हैं। 6वां हाउस जो होता है आप सभी को मालूम है वो अर्थ एलिमेंट होता है। तो अर्थ और एरिस लगन जो है वो फायर एलिमेंट होता है। फायर और अर्थ आपस में एक दूसरे को देखो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो फायर से अर्थ जनरेट भी होता है, और अर्थ जो होती है वो फायर को मिटा भी सकती है, बुझा भी देती है आग को। तो दृष्टियों के एस्पेक्ट ऐसे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें सीखेंगे। अभी हमारे आते हैं एस्ट्रोलॉजी के गोल्डन रूल्स के ऊपर। कोई भी एस्ट्रोलॉजी है जब तक उसके हमारे पास कुछ रूल्स नहीं होंगे तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती रहती हैं।
इसमें पहला रूल ये होता है, और ये सबसे बड़ा रूल है, आप कोई भी ज्योतिष लेके चलेंगे सभी में यही रूल रहता है, कोई भी राशि अपने ग्रह की दूसरी राशि को साथ लेकर चलती है, ये रूल है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, एरिस राशि है तो उसकी जो दूसरी राशि है वो वृश्चिक राशि है। अगर हम किसी तरीके से एरिस को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करते हैं तो साथ साथ उसकी जो वृश्चिक राशि है वो जिस हाउस में पड़ी होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। अगर मान लो कोई बंदा घर बना रहा है तो उसके फॉर एग्ज़ाम्पल उसके स्कॉर्पियो राशि 4th हाउस में है, तो उसकी दूसरी राशि एरिस जिस हाउस में पड़ी होगी वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी। या जहाँ पे उसने एरिस की एक्टिविटी करी है तो उसके 4th हाउस में स्कॉर्पियो राशि है, तो वहाँ पे उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी स्कॉर्पियो के रिलेटेड। तो ये चीज़ें होती हैं, एक राशि अपनी दूसरी राशि को साथ लेकर चलती है। हमने एक पूरी बुक इसके ऊपर पार्ट 1 जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है, 12 राशियाँ 12 हाउस 144 स्टोरी पूरी हमने इसको लिखी हुई है, वो हम आपको पूरे इसमें एक्सप्लेन करेंगे। यही हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी का एक बेस होता है। जिस भाव का प्रश्न हो उससे अगला भाव लाभ का होता है, ये आप सभी को पता है। 10वां भाव घर अगर कर्म का है तो 11वां उसका प्रॉफिट होता है, लेकिन और अन्य भावों में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आपको इसमें बताएंगे। प्रश्न लगन का 5वां उसका सहायक और फलदायक होता है, क्योंकि वो सेम फायर एलिमेंट वाले लोग होते हैं। जैसे हम और 5वां हमारा बच्चा, तो वो हमारा फ्रूट ही होता है। तो इसको पूरी एस्ट्रोलॉजी में कैसे एस्पेक्ट्स को कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताएंगे। प्रश्न लगन का 6ठा स्थान उसके फल को घटाता है, क्योंकि देखो वो फायर एलिमेंट होता है, वो अर्थ एलिमेंट होता है, ठीक है। 6ठा हाउस जो होता है वो फायर एलिमेंट होता है, उसने अपने लगन को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, तो वो नहीं कर पाएगा तो लगन को प्रॉब्लम फील होती है। तो ये कैसे कैसे एस्पेक्ट असर करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। किसी भी भाव का 7वां भाव उसका ऑपोजिशन कहलाता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नॉर्मली सभी लोग इसको मिस करते हैं। मान लो अगर किसी बंदे ने फ़ॉरेन जाना हो तो हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि हमने 9th हाउस से उस चीज़ को लेते हैं। तो अगर मान लो किसी के 9th हाउस का जो ऑपोजिशन होता है वो 3rd हाउस होता है, अगर वो बंदे के पास डॉक्यूमेंट ही करेक्ट नहीं होंगे तो क्या वो फ़ॉरेन जा पाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हाउसेस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ऑपोजिशन के, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम इस पूरे कोर्स में बात करेंगे। प्रश्न लगन का 8वां भाव उसके फल को खराब करता है या बदलाव करता है। देखो खराब करना सभी को पता है, डेथ हो जाती है किसी चीज़ की, खराब हो गया। बदलाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बदलाव इम्पॉर्टेंट है, मान लो एक बंदा पुराने ज़माने में फ़ोटोग्राफ़र था, वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाता था, ठीक है। तो अभी तो पूरा हर सब लोगों के हाथ में मोबाइल है। अगर वो बंदा अपने बिजनेस में चेंज नहीं लेके आ रहा है कि डिजिटल फ़ोटोग्राफी कर रहा है जी, फिर वो बाद में लोगों के उसकी एक पिक्चर्स शो बना के लोगों के व्हाट्सएप में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये बदलाव ही हो गया ना। तो हमारे को अपनी लाइफ में कौन कौन से बदलाव किस प्रकार लाने चाहिए, स्कॉर्पियो हमारे को क्या कहता है, या पर्टिकुलर किसी भी प्लैनेट से या हाउस से उसका 8वां भाव हमारे को क्या कहता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। 12वां भाव यानी कि पिछला उसके असर को कमज़ोर करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग 12वें घर को समझ लेते हैं मेरे हिसाब से उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बारे में पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे। वक्री ग्रह, अप्रोचिंग ग्रह और सेपरेटिंग ग्रह। वक्री ग्रह आप सभी ने सुना ही हुआ है, और अप्रोचिंग और सेपरेटिंग के बारे में कई लोगों ने शायद ना सुना हुआ। अप्रोचिंग ग्रह होते हैं कि मान लो एक ग्रह 7वें घर में पड़ा हुआ है और एक चौथे में पड़ा हुआ है, तो वो 7वें की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे ये ग्रह दूसरे ग्रह को अप्रोच कर रहा है। और सेपरेटिंग ये है कि फॉर एग्जांपल एक ग्रह 7वें में पड़ा हुआ है, एक 10वें में पड़ा हुआ है, अब वो आगे ट्रैवल करके 11वें में जाएगा, तो सेपरेटिंग हो गया। अप्रोचिंग ग्रह का इफ़ेक्ट अलग होता है, सेपरेटिंग ग्रह का अलग इफ़ेक्ट होता है। ये दोनों अपने अपने लेवल पे हमारे लिए हमारे को क्या कहते हैं, हमारे को अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस चीज़ों के बारे में भी ये हमारे को बताते हैं, जो हम इसमें स्टडी करेंगे। नॉर्मली ह्यूमंस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप सभी को मालूम है, कैसे कैसे देखेंगे हम। भाव कस्प की तकलीफ़ें होती हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं आगे आपको बताता हूँ। 6वें 8वें 12वें के बारे में सभी ने सुना है, उसकी तकलीफ़ें क्या होती हैं। जन्म से ग्रस्त ग्रहों की तकलीफ़ें किस प्रकार की होती हैं, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से अभी आगे बताता हूँ। गोचर यानी कि ट्रांजिट के ग्रहों की तकलीफ़ें कैसी होती हैं। तो नॉर्मली सभी लोग एस्ट्रोलॉजर इन चीज़ों को देखते हैं। तो
हम उसको किस एंगल से देखते हैं मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आप इसको देखें, फिर चार्ट में आगे हम डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे। मान लीजिए पहले भाव कस्प की तकलीफ़ के बारे में देख रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस का जो कस्प है वो स्टार्टिंग का 22 डिग्री है, ठीक है। तो 22 डिग्री का मतलब मैंने आपको बताया कि वो 12वें घर में सारा क्रॉस हो गया है। अब इस तरीके से देखोगे तो वो बाकी 9 नंबर राशि जो है वो 00 12वें हाउस में आपको दिखा रहा है, यानी कि जो 9 नंबर राशि है वो पूरी की पूरी 12वें घर में चली गई हुई है। हालांकि लगन भी बंदे का, जो जातक का जो लगन है वो भी 9 नंबर राशि का है। तो यहाँ भी अगर आदमी जुपिटर के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, या जुपिटर की एनर्जी को यूज़ करेगा किसी तरीके से, तो उसका 12वां घर भी बढ़ेगा। ये हमने आपको हाउस कस्प के बारे में बताया, इसकी और एग्जांपल्स भी लेते हैं। अभी आप इसका सेकंड हाउस देखो, यहाँ पे 3 एरो आपको ब्लिंक कर रहे हैं। सेकंड हाउस का मतलब ये होता है कि भी बंदे को धन की प्राप्ति कैसे होगी। हम लोग जीवन में हार्डवर्क करते हैं तो हमारा एंड परिणाम जो है वो तो मनी ही है। तो यहाँ पे सेकंड हाउस का जो स्टार्टिंग कस्प है वो मकर राशि है, जो ये बताती है कि बंदा नेम फेम स्टेटस बिजनेस से पैसा कमाएगा। अब बाकी जो सेंटर के अंदर सारी राशि है वो मकर की, यानी कि शनि की जो दूसरी राशि है वो कुंभ है, ठीक है। तो कुंभ राशि जो होती है वो सभी को पता है, वो रिसर्च होता है, ग्रुप एसोसिएशंस होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब उसमें देखो सेकंड हाउस अभी ख़त्म नहीं हुआ तो उसमें 12 नंबर राशि का भी 2 डिग्री का कस्बा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भी ये बंदे को जो आमदनी है वो पैसे के साथ होगी। पैसे की आमदनी ग्रुप एसोसिएशंस में काम करने के साथ होगी, जिससे इसको कन्फ्यूज़न और खर्च भी इसका होता रहेगा, क्योंकि 12 नंबर राशि भी आ गई। कन्फ्यूजन और खर्च किससे होगा? अपने 3 नंबर से। 3 नंबर क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर खर्च करता हो सकता है, ठीक है। उसको अपने भाइयों बहनों के ऊपर प्रॉपर्टी मामले, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी होता है, उसके मामले में उसको कन्फ्यूजन और खर्च हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो फ्यूचर में हम आगे जाके इसको आपस में जोड़ेंगे। लेकिन सेकंड हाउस उसका कैसे इफेक्टेड हो रहा है वो पूरे राशियों के साथ आप देख रहे हो। एक हाउस में 3 राशियाँ भी आई हुई हैं। और एक डेमो देखते हैं इसका। अभी देखो ये 8th हाउस का जो कस्प है वो 7th हाउस में सारा का आया हुआ है। 8th हाउस में का जो स्टार्टिंग कस्प है वो 4 नंबर राशि का है। 4 नंबर राशि 25 डिग्री की है और उसका सारा का सारा बाकी हिस्सा 7th हाउस में आया हुआ है, ठीक है। 7th हाउस हमारी होती है पत्नी होती है, और 8th हाउस हमारा ऑब्स्टेकल्स वगैरह की के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 7th हाउस शादी भी होती है। तो जब भी इस बंदे की शादी होगी, यानी कि 4 नंबर राशि घर इसका एक्टिवेट होएगा, तब इस बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। हालांकि इस बंदे को उसकी जो वाइफ है वो पढ़ी लिखी मिलेगी, क्योंकि 7 नंबर राशि का जो स्टार्टिंग कस्प है, ठीक है ना। ये देखो ये जो स्टार्टिंग कस्प है मैंने आपको दिखाया, ये स्टार्टिंग कस्प जो था वो 3 नंबर राशि का था। 3 नंबर राशि मतलब एजुकेटेड लोग हो गए, ठीक है। तो पत्नी तो उसको पढ़ी लिखी मिली है, लेकिन शादी होते ही 8th हाउस की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी 7th हाउस में आ जाएंगी। 3 नंबर राशि भाई बहन होते हैं, तो भाई बहनों के साथ में फैमिली ऑब्स्टेकल के मामले में ये चीज़ क्लियरली इसको इंडिकेट कर रही है। तो इस तरीके से भाव जो होता है उसका जो कस्प होता है वो हमारी लाइफ में एक पास्ट जन्म की स्टोरी लेके आता है। प्लैनेट अभी बहुत दूर की बात है, पहले हम हाउस से तो निपटें। और जितने भी हमारी लाइफ में क्वेश्चन होते हैं वो हाउस के आते हैं, कभी भी हमारे को ग्रह का क्वेश्चन नहीं आता, हाउस का क्वेश्चन आता है। जी मेरी बीवी के साथ प्रॉब्लम है, जी मुझे पैसे के मामले में प्रॉब्लम है, जी मुझे बिजनेस के मामले में भी प्रॉब्लम है। तो पास्ट जन्मा से ये हमारे को ये हाउस कस्प की स्टोरी हमारी लिखी हुई है। पहले इससे निपटेंगे तो ही आगे जाके काम चलेगा। अब इसके बाद आती है हमारी तत्व की तकलीफ़ें। देखो आप हम सभी को मालूम है 5 एलिमेंट से ही हमारी कुंडली चलती है। तो 4 तत्व जिसको हम केंद्र हमारा कहते हैं, तो उससे हमारी सारी कुंडली गिनी जाती है। तो 4 केंद्र तो आपको वो मालूम ही है आपको, 1 4 7 10 ये हमारे केंद्र होते हैं, और वो चारों के जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेपरेट सेपरेट होते हैं। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 10th हाउस में जो यहाँ पे तुला राशि है, तुला राशि जो होता है वो एयर एलिमेंट को दिखाता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में धनु राशि का कस्प है स्टार्टिंग में, तो वो फायर एलिमेंट को दिखाता है। 4th हाउस में यहाँ पे एरिस राशि है, तो वहाँ पे हमारा मेष राशि यानी कि अग्नि
को दिखाता है, और 7th में यहाँ पे कस्प जो है वो मिथुन राशि का यानी कि वायु को दिखाता है। अब यहाँ पे इसके पास चारों एलिमेंट्स बंदे की लाइफ में पूरे ही नहीं है। चारों पूरे नहीं होंगे तो 4 पूरे होंगे तो तभी तो 5वां तत्व आकाश बनेगा। आकाश तत्व का मतलब ही यही होता है कि चीज़ों की फाइनल प्राप्ति। तो जिस बंदे के पास में हमारा चौरस कुंडली ही करेक्ट नहीं हो रही है, मतलब उसकी एलिमेंट ही नहीं करेक्ट हो रही है, तो उसको कैसे बनेगा बताओ। इस बंदे का वाटर एलिमेंट कहाँ चला गया, अर्थ एलिमेंट कहाँ चला गया, जबकि अर्थ एलिमेंट जो होता है वो हमारा पैसे के मामले में दिखाता है, बिजनेस के मामले में दिखाता है, सर्विस सेक्टर के मामले में दिखाता है। वाटर एलिमेंट हमारी फैमिली इमोशंस के मामले में दिखाता है। 12वां हाउस हमारा रेस्ट होता है तो उसके बारे में दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस बंदे की एलिमेंट ही लाइफ में मिसिंग है, तो ये बंदा अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करेगा। ये चीज़ें भी हम चार्ट में कैलकुलेट करते हैं। अब आती है उसके बाद भाव और राशि की तकलीफ़ें। ठीक है, हम 6th हाउस की यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली है। 6th हाउस के अंदर जो होता है वो हमारे को सभी को मालूम है, वो 6 नंबर राशि उसका प्लैनेट जो होता है वो बुध होता है, और यहाँ पर चार्ट में 3 नंबर राशि छठे हाउस में आई हुई है। ठीक है, और वो वायु तत्व को दिखाती है। अब देखो यहाँ पे भाव और राशि दोनों की तकलीफ़ें अलग अलग होती है। राशि यहाँ पर 3 नंबर है, वो ये कह रही है कि भी मुझे डॉक्यूमेंट के मामले में परफेक्शन चाहिए, और 6th हाउस जो होता है वो परफेक्शन का होता है। अगर मान लो वो अपने डॉक्यूमेंट के मामले में केयर नहीं करेगा तो 6th हाउस ख़राब हो जाएगा, यानी कि परफेक्शन नहीं आएगी। अगर वो परफेक्ट है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दोनों में से अगर कोई एक चीज़ भी गड़बड़ हो गई, 6वें हाउस में 3 नंबर राशि है, नॉर्मली 3 नंबर राशि 6वें हाउस में चली जाती है, या 6वें हाउस में कोई भी राशि चली जाती है, तो उस चीज़ के मामले में लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अगर हाउस यानी कि परफेक्शन के मामले में परफेक्ट है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं तो अगर डॉक्यूमेंट के मामले में प्रॉब्लम है तब भी दिक्कत है, भाई बहनों से प्रॉब्लम है तब भी दिक्कत है। तो भाव और राशि दोनों की जो तकलीफ़ें होती हैं, अगर वो आपस में कॉम्बिनेशन बना के वो वर्क नहीं कर रही हैं तो बंदे की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो हम आगे जाके इसी एस्ट्रोलॉजी में सीखेंगे कि वो कैसे कैसी तकलीफ़ें आ सकती है, या उससे प्रॉफिट हो सकता है तो कैसे कैसे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। जन्म से ग्रस्त ग्रहों की तकलीफ़ें। ठीक है, हम सभी को समान ऊर्जा मिलती है, एक जैसी ऊर्जा ब्राह्मण से मिलती है, फिर भी हम लोगों की लाइफ अलग अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो ग्रह हैं वो जन्म से ही ग्रस्त कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे 1st हाउस से जो मून है वो वीनस को स्क्वेयर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो डिग्रियों के हिसाब से उसको कितने डिग्री पे स्क्वेयर होता है वो हम आपको चार्ट में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्वेयर कर रहा है। स्क्वेयर का मतलब है चौथी दृष्टि। चौथी दृष्टि का मतलब ये है जैसे 1 नंबर फायर एलिमेंट होता है और 4 नंबर वाटर एलिमेंट होता है, तो आग और पानी आपस में शत्रु हुए, ये हमारी इसको हम दृष्टियाँ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है एक बुरी दृष्टि के साथ में वीनस को देख रहा है, मार्स को देख रहा है, उसके साथ में रेड कलर वाला जो है वो मार्स है, उसके साथ में एक वो 2 ऊपर से कान खड़े हुए हैं 5-5 डिग्री के जो दोनों हैं वो मरकरी और मार्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मून है वो मार्स को, मरकरी को और वीनस को यहाँ पर बाई बर्थ चार्ट में स्क्वेयर कर रहा है। दूसरा देखें यहाँ पर केतु है, वो जो है वो भी स्क्वेयर कर रहा है, 6 डिग्री का है वो केतु, और वो भी वीनस को स्क्वेयर कर रहा है। तो जन्म से ही इस बंदे का जो चंद्रमा है जो कि 8th हाउस का लॉर्ड था, उसने वीनस को, मार्स को और मरकरी को। अब वीनस कौन है? वीनस उसके 10th हाउस का लॉर्ड है, और वीनस कहाँ पे पड़ा हुआ है? 9वें हाउस में पड़ा हुआ है, लेकिन तुला राशि में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा उसका जो कस्प है वो 7 डिग्री का कस्प है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये 7 डिग्री का कस्प है, और जबकि ये लोग 0 डिग्री के 5 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये हैं तो तुला राशि में लेकिन है 9th हाउस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो इन सभी को स्क्वेयर कर रहा है, केतु भी ऐसे करके बाई बर्थ उनको स्क्वेयर कर रहा है। तो ये लोग प्लैनेट तो आगे कैसे चलेंगे?
अब इसी तरीके से हमारा जन्म के जो नक्षत्र होते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। ये अप्रोक्स तीनों प्लैनेट जो आपने देखे थे ये मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आप नीचे जुपिटर को देखोगे, वो भी मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमारे को कितना देखने में ईजी हो रहा है कि कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब इसी को आगे देखो, जो लगन का जो लॉर्ड है चंद्रमा, सॉरी लगन का लॉर्ड को बोल रहा हूँ, 8th हाउस का जो लॉर्ड, यानी कि जब बंदे का बर्थ हुआ तो चंद्रमा जो था वो वीनस में बैठा हुआ था, वीनस के नक्षत्र में था। और मज़े की बात देखो, चंद्रमा यहाँ पर वीनस को स्क्वेयर कर रहे हैं। क्यों बंदे की कुंडली नहीं चल रही, आपको यहाँ से 1 मिनट में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो वीनस को बाई बर्थ स्क्वेयर कर रहा है, बैठा उसी नक्षत्र में ही। ठीक है, वीनस तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीनस के नक्षत्र से वो स्क्वेयर कर रहा है उसको। ठीक है, मार्स को भी स्क्वेयर कर रहा है, तो जब चलेगा कैसे बताओ चार्ट। अभी हम उसके बाद आते हैं महादशा के जो चरण होते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा जब भी बंदे का जन्म हुआ तो चंद्रमा जिस राशि में होता है तो वहाँ से उस बंदे की कुंडली स्टार्ट होती है महादशा की। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है। अभी आपने पिछले चरण में देखा, तो शुक्र की महादशा यहाँ पर स्टार्ट हुई है 76 से और 78 तक चली। अगर हम आज की डेट में कैलकुलेट करें तो जुपिटर का महादशा चल रही है 2019 से और 2035 तक जो है उसकी महादशा चलेगी। पहले यहाँ पर वीनस की महादशा चली, फिर सूर्य की चली, फिर चंद्रमा की चली, अभी जुपिटर की चल रही है। तो यहाँ से देखो हमारे को कितनी क्लैरिटी हो रही है कि भी कौन सी महादशा हमारी चल रही है और उसके इफ़ेक्ट्स हमारी लाइफ में क्या आएंगे। नॉर्मली महादशा को लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन महादशा का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 से लेके 2035 तक की महादशा चल रही है, तो अब बंदा जुपिटर के बारे में सोचेगा। और जुपिटर का जिस जिस हाउसेस के बारे में, जिस हाउस में बैठा हुआ है, जिन जिन हाउसेस के लॉर्ड है, उन्हीं चीज़ों के मामले में बंदा अपनी लाइफ में प्लानिंग कर रहा होगा। अगर वो उसके प्रति काम कर रहा है अच्छे से तो उसकी लाइफ की जो महादशा है वो सक्सेसफुल है, उसको लाइफ में हर चीज़ मिल रही है। अगर वो जुपिटर को यहाँ पर कंसिडर नहीं करेगा अपनी लाइफ में, जिस जिस हाउसेस के लॉर्ड है वहाँ पर वो अपनी एनर्जी नहीं लगा रहा, जुपिटर जहाँ बैठा है अपनी एनर्जी नहीं लगा रहा, तो नहीं चलेगा जुपिटर। अगर जुपिटर नहीं चलेगा तो जुपिटर के नक्षत्र में जितने लोग बैठे होंगे वो भी नहीं चलेंगे। तो इस तरीके से महादशा को देखा जाता है। अब आती है गोचर की ये कुंडली। जन्म कुंडली और गोचर कुंडली को कैसे देखा जाता है डिटेल में तो हम पूरा वहाँ पर स्टडी करेंगे जब हम पूरा कोर्स करेंगे। तो अभी हमने 3 राउंड आप देख रहे हो जन्म कुंडली वाले चार्ट में। हमने देखा बुध, शुक्र और मंगल बैठे हैं तुला राशि में, बैठे हैं मंगल के नक्षत्र में। ठीक है, अब दूसरी साइड गोचर की एक कुंडली है, भी आज टाइम कितने बजे का है, कोई भी टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो आपको मिलेगा उसमें गोचर की कुंडली जो है वो लगन कुंडली के ऊपर ही लग जाएगी। ठीक है, तो वो नेक्स्ट में आपको दिखाता हूँ, पॉसिबिलिटी हुआ तो इस स्क्रीन में। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखो एक वीनस के ऊपर एरो लगाया हुआ है हमने, ठीक है, ब्लू सा, और दूसरा रेड कलर का एरो जो है वो हमने मंगल के ऊपर लगाया हुआ है। ट्रांजिट के अंदर जो मंगल है वो शुक्र को ग्रस्त कर रहा है चौथी दृष्टि के साथ में। ठीक है, और मज़े की बात है कि हमारी जो जन्म कुंडली है उसका नक्षत्र स्वामी मंगल है और तुला राशि के अंदर वो बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लगन कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो जो शुक्र है वो 12 नंबर राशि यानी कि 3rd हाउस में। ठीक है, और जो मंगल हैं वो 5th हाउस में। ठीक है, वहाँ से आके उसको अपनी दृष्टि देखेंगे। अब मंगल की दृष्टि तो ट्राइन है, ठीक है, और शुक्र की जो दृष्टि है वो क्विंकक्स है। सबसे पहली मज़े वाली बात ये है कि मंगल शुक्र को ग्रस्त कर रहा है, तो कुंडली के अंदर जो जन्म के जितने भी अच्छे मर्जी प्लैनेट होते जाएं, अगर मान लो मंगल यहाँ पर ट्राइन भी कर रहा है तो भी कुंडली में बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि गोचर के अंदर वो शुक्र को ग्रस्त कर रहा है और शुक्र के अंदर ही सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्यों ह्यूमंस लाइफ में अच्छे प्लैनेट होने की वजह से भी
कई बार बहुत अच्छा ट्राइन भी चलता है, ट्राइन सेक्सटाइल सारे अच्छे लगे हुए हैं, अच्छे एस्पेक्ट में मिल रहे हैं, फिर भी बंदे की लाइफ में तरक्की नहीं होती। उसका कारण ये होता है क्योंकि हो सकता है उसका नक्षत्र उस समय सपोर्ट ना कर, और नक्षत्र ग्रस्त हो सकता है वो जिस राशि के अंदर सारे प्लैनेट बैठे हों वो ग्रस्त हों। ठीक है, तो इस तरीके की सारी चीज़ें भी हम इसमें स्टडी करेंगे। अब असल प्रॉब्लम का जिम्मेदार कौन है? अभी हमने देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बड़े एस्पेक्ट्स, अलग अलग एस्पेक्ट से देखा है एक चार्ट को। तो असल जो प्रॉब्लम का कारण कौन है वो कस्प है, जैसे हमने भाव कस्प देखा। ठीक है, उसका एलिमेंट प्रॉब्लम करने वाला है, उसका भाव प्रॉब्लम करने वाला है, उसकी राशि प्रॉब्लम करने वाली है, उसका ग्रह प्रॉब्लम करने वाला है, ग्रह की नक्षत्र में बैठक प्रॉब्लम करने वाली है, या महादशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या गोचर के ग्रह असर करते हैं। हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ उसको देखा। तो कितने सारे लोग अपने अपने तरीके से उसको चार्ट में एक प्रॉब्लम लेके आते हैं। हम इन सारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, कौन सा बंदा किस टाइप से प्रॉब्लम लेके आता है और उसके सल्यूशंस क्या हैं, या इन सभी के इन शॉर्ट्स में सल्यूशन क्या होंगे। क्या सीखेंगे हम इस ओवरऑल कोर्स में? इसके अलावा राशि और भाव या ग्रह के अनुसार उपाय किस प्रकार किए जाते हैं। देखो अभी हमने ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने हाउस कस्प के मामले में भी प्रॉब्लम को देखा। ठीक है, हमने नक्षत्र के अनुसार भी देखी प्रॉब्लम, हमने ग्रह के अनुसार भी प्रॉब्लम देखी। तो हमारे को किस समय में कौन सा उपाय करना चाहिए, ग्रह का उपाय कब करना चाहिए, नक्षत्र का करना चाहिए, भाव का करना चाहिए, कैसे, और उनमें डिफरेंस क्या होता है। बुरे ग्रहों की ऊर्जा को कैसे ठीक किया जाए जिससे हमें लाभ हो। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखने में बहुत छोटा है और सभी को मालूम है। अभी मान लो किसी बंदे का वीनस ग्रह है और वो आपको लग रहा है कि वो ख़राब है। ठीक है, तो आपने उसकी वीनस की एनर्जी को किसी भी तरीके से रेमेडी से कम कर दिया। ठीक है, तो वीनस की एनर्जी को कम करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसका कारण ये कि वीनस 2 हाउसेस का लॉर्ड है, वहाँ पे भी एनर्जी में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, उस राशि के अंदर जो ग्रह बैठे होंगे उनकी लाइट भी डिम हो जाएगी। वीनस के नक्षत्रों के अंदर जितने प्लैनेट बैठे होंगे उनकी टाइम लाइट भी डिम हो जाएंगी। तो आपको बड़ा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, तभी उपाय मतलब किया जाना चाहिए ना। ग्रह की ऊर्जा को कम या ज़्यादा रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें, कैसे ट्रैक करें कि आपका ग्रह असल में कौन सा ख़राब है। देखो कितने सारे एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए, लेकिन असल में ख़राब है क्या? सारे तो नहीं ख़राब हो सकते, कोई एक ख़राब हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ख़राब होंगे। तो उन सबको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, कि असल में ख़राब कौन कर रहा है, हम उसको ट्रैक कैसे करेंगे। ट्रैक होगा तभी हमारे को क्लैरिटी आएगी, तभी हमारे को पता चलेगा कि ये इवेंट यानी कि ये घटना इस समय पर होगी। जब भी ग्रह की दृष्टि आती है तो पहले क्या खराब होता है? पहले भाव खराब होता है, राशि खराब होती है, ग्रह खराब होता है, या नक्षत्र। कोई भी ग्रह जब किसी ग्रह के ऊपर दृष्टि डालेगा तो इनमें से कौन सी चीज़ पहले खराब होगी, तभी तो वो जब तक चिल्लाएगा प्रॉब्लम में होगा, तभी तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास भागेगा। और एक्चुअल में इनमें से सबसे पहले चीज़ खराब क्या होती है, तो ये चीज़ हम इसमें सीखेंगे। जब भी कोई ग्रह खुद को बुरी दृष्टि के साथ दिखता है तब क्या उपाय करें। खुद को बुरी दृष्टि से देखने का मतलब क्या है कि मान लो अगर जुपिटर है, वो जुपिटर के साथ स्क्वायर हो गया, चौथी दृष्टि के साथ देख रहा है, या जुपिटर को छठी या आठवीं दृष्टि के साथ देख रहा है, तब उसकी पोजीशन क्या होती है, वो क्या कहता है हमारे को, और उसका उपाय किस प्रकार का होगा। आने वाले और जाने वाले ग्रह की ऊर्जा, यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, अप्रोचिंग ग्रह और सेपरेटिंग ग्रह, उनके उपाय किस प्रकार के होंगे। जब हम अपनी ऊर्जा को लगा कहाँ रहे हैं जिसके कारण हमारे को इच्छित वस्तु नहीं मिल रही। कोई बंदा हर बंदा ये चाहता है कि वो पैसा कमाए, हर बंदा चाहता है कि उसकी डेली इनकम बहुत अच्छी हो। ठीक है, हर बंदा चाहता है उसका बिजनेस बहुत अच्छा हो, वो अच्छे से एक लोकेशन पे भी बैठा हुआ है, उसने इन्वेस्टमेंट भी पूरी की हुई है, वो टाइम भी पूरा दे रहा है, बट फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे। क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि वो अपनी एनर्जी किसी और जगह पर लगा रहा है। तो वो अपनी एनर्जी लगा कहाँ पर है, इन चीज़ों को हम इस कोर्स में आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो फिर हम उसको बताएंगे कि भैया आप ये वाली एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हो जिसकी वजह से आपको ये चीज़ नहीं मिल रही।
कर्म की ऊर्जा को लगाएं कहाँ पर, वही वाली बात हो गई। अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे को अपनी एनर्जी लगानी कहाँ पर है, तो हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो चीज़ हमारे को चाहिए वो हमारे को मिल ही जाएगी। एकाग्रता और ध्यान कैसे लगाएं ताकि ग्रहों का आपके ऊपर कम हो असर, आप जो बोलो हो जाए सत्य। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हो। तो एस्ट्रोलॉजर जो होता है इज़ अ मैन, बट जो होता है ना, एक बिटवीन होता है, मतलब गॉड एंड मैन के बीच का एक पार्ट होता है। तो अगर कोई बंदा हमारे पास, ह्यूमन कोई भी आ रहा है, जहाँ तक चार्ट लेके आ रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम अगर कोई बात को बोलें, उसको उपाय दें और वो उसको फुल भी हो, यानी कि हमारी बात कहीं सत्य होगा। नहीं तो हमारे कहने से कोई ग्रह ऐसे हम अपना फल कैसे चेंज कर देगा। तो हमारे को सबसे पहले उस अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है कि हमारे कहने से वो घटना का जो इवेंट है वो थोड़ा कम या ज़्यादा हो। ठीक है, उसकी ग्रह के उपाय के जो प्रभाव है वो उसके ऊपर उसको दिखें। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमारे को अपनी डे रूटीन्स एक एस्ट्रोलॉजर की कैसी होनी चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए जिससे कोई बुरा असर उसकी लाइफ पे भी नहीं आए और जो दूसरों को वो बोले वो पूर्ण भी हो। तो ये सारी चीज़ें भी हम खाकी किताब में सीखेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ सीखने वाली है तो मैंने आपको बीच में बताया, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सभी लोग जो होते हैं वो ग्रहों के उपाय करते रहते हैं, लेकिन ग्रहों का उपाय करने से सल्यूशन नहीं होता। प्रॉब्लम कौन सी है उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। अगर मान लो किसी बंदे को उसकी वाइफ से प्रॉब्लम है, तो हमारा ध्यान शुक्र के ऊपर चले जाता है, लेकिन हो सकता है उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो, वो प्रॉपर्टियों से भरा पड़ा हो, लेकिन वाइफ के साथ अंडरस्टैंड, यहाँ प्रॉब्लम उसको 7th हाउस तुला राशि की प्रॉब्लम है, उसको वृषभ राशि की प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप शुक्र की एनर्जी कम करोगे तो देखो वो असर तो सभी जगह पे जाएगा, वो वृषभ राशि के ऊपर भी असर जा सकता है। ठीक है, शुक्र जहाँ पर बैठा होगा वहाँ पे भी एनर्जी में असर जाएगा, जिन राशियों का लॉर्ड है वहाँ पर भी असर जाएगा। शुक्र के नक्षत्र में जो लोग बैठे होंगे उनकी भी लाइट डिम होगी अगर आप वीनस की एनर्जी को कम कर रहे हो। तो अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको उस प्रॉब्लम के प्रति स्पेसिफाई होकर उसका उपाय करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम इस एस्ट्रोलॉजी में सीखेंगे। कॉन्सेप्ट ज़रूर आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा नया है गोल कुंडली में देखना, लेकिन इसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप सो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं भी मिली होंगी। तो ये जो हमारा को एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है वो 2 घंटे हर रोज़ चलेगा और 7 दिन का ये कोर्स होगा। इसमें सुबह या शाम का एक टाइम सेटल हो जाएगा सभी लोगों की वोटिंग के हिसाब से। और क्या क्या मिलेगा इसमें, कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको, वो थर्ड पार्टी है, तो आप उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, कभी बंद नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, 10 सालों से तो यूज़ कर रहा हूँ, और लेटेस्ट वर्जन होगा आपका। मोबाइल का सॉफ्टवेयर है वो भी थर्ड पार्टी है, उसको आप परचेज़ भी कर सकते हो, उसमें फ्री वर्जन भी है और पेड भी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता उसमें। और इसमें 4 आपको बुक्स मिलेंगी, वो प्रिंटेड फॉर्मेट में हैं, आप उसको स्टडी करेंगे। कोर्स चलते के बीच में ही आपको डिलीवर हो जाएंगी या बाद में भी हो जाएंगी, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लिटरेचर काफ़ी हद तक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा उसका। उसके अलावा आपको पूरी सपोर्ट है इसकी। और ये जो पूरी कोर्स है उसकी जो फ़ीस होती है वो 51,000 रुपीज़ है, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए हमने इसकी कोर्स की जो फ़ीस है उसको काफ़ी रिड्यूस किया है, और लॉकडाउन स्पेशल ऑफ़र्स हम लोग आपके लिए लाए हैं, वो सिर्फ केवल 20,000 रुपये में है। तो जो लोग प्लीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे मैंने आपको व्हाट्सएप में डाल ही दिए हैं आपके नंबर्स, अकाउंट नंबर वगैरह डाला हुआ है, आप वहाँ पर पे कर सकते हैं। तो कोर्स की डेट भी आपके व्हाट्सएप पे आई हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आप सभी के पास वैसे है, फिर भी मैं बोल देता हूँ 9855190008। तो लॉकडाउन स्पेशल ऑफ़र का लाभ उठाएं। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते अपने काम के अंदर और क्लैरिटी लेके आना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे जैसे देश और समाज बदल रहा है, प्रॉब्लम्स बदल रही हैं, तो हमारे को चीज़ों के प्रति और स्पेसिफाई होने की ज़रूरत है। तो मैं अपना बेस्ट दूंगा इसमें। थैंक यू सो मच।